ये पहला सवाल है, इसको आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इसमें कई सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, है ना, इसमें कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, एक साइड कॉलम ए है, दूसरी साइड कॉलम बी है। तो ये एक क्वेश्चन, मैंने वही कहा कि मैक्सिमम क्वेश्चन से सिलेबस कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाए। तो एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। 66% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू या राइट है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से पहला ऑप्शन ट्रू है कि नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा यानी कम्युनिकेटिव, अब हर एक चीज को हमें ट्रांसलेट करके चलना है क्योंकि इंग्लिश से ही ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में कोई अंतर बचा नहीं है अभी, ठीक। तो संप्रेषणात्मक भाषा यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज शिक्षण, यानी CLT बोलते हैं इसको, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश में यही सेम मेथड, ठीक। तो ये किसके साथ जाएगा? सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग। यस, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप भाषा सिखा रहे हैं, ये एक टीचिंग मेथड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। बात सही है, एकदम सही जा रहा है। सामने जो इसके लिखा हुआ है कॉलम बी में मैच हो रही है ये बात कि सोशली रूप से एक्सेप्टेड है कि बात कर करके बच्चा जो है भाषा सीखे, बच्चे को आप कम्युनिकेशन में डिस्कशंस में इन्वॉल्व कराइए, ये सही है। प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में इसको। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्टली आप उसी भाषा से भाषा सिखाते हैं जो भाषा सीखने का उद्देश्य रखा गया हो। मैं समझाती हूँ आसान भाषा में। टारगेट लैंग्वेज होती है एक, जिसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा को उसी भाषा में सिखाया जाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज को L2 भी आप उसको कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप लक्ष्य भाषा को उसी भाषा से सिखाते हैं, यानी अगर टारगेट है कि इंग्लिश सिखाई जाए बच्चे को, तो इंग्लिश से ही इंग्लिश को सिखाया जाएगा, इंग्लिश में ही बातचीत की जाएगी, है ना। उसको आप जैसे आप लैंग्वेज 1 सीखते हैं उसी तरह से लैंग्वेज 2 सीखने का मौका आपको दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा माहौल मिले। ये वो स्कूल्स नहीं होते हैं जो कई कॉन्वेंट स्कूल्स में पहले ऐसा होता था, अब तो त्रिभाषा सूत्र काफी हद तक लागू है, तो ये चीज अवॉइड करने लगे हैं कि फाइन है अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो। मतलब डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से आपको लैंग्वेज सीखनी है जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं। प्रत्यक्ष विधि की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायरेक्ट मेथड। तो एक आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है जिसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज भी इसको कई लोग कहते हैं, क्योंकि प्रथम भाषा तो टारगेट लैंग्वेज कभी मानी नहीं जाती। लक्ष्य भाषा कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश सिखाई जा रही है स्कूल में, या आप फ्रेंच सीख रहे हैं और आपको हिंदी आती है, तो फ्रेंच टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी। टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग जनरली स्कूल में ही किया जाता है, क्योंकि घर से तो आप मातृभाषा सीख के ही आते हैं। दूसरी होती है आपकी मदर टंग, जिसको MT या फिर नेटिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं, जो आपके घर में आसपास बोली जा रही होती है वो भाषा, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा, यानी आपके घर पे बोले जाने वाली होम लैंग्वेज, या नेटिव लैंग्वेज भी इसको कह देते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज भी कह देते हैं, है ना। यानी जहां से आप हैं वो क्षेत्रीय भाषा आपकी, रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो टारगेट लैंग्वेज को जब हम टारगेट लैंग्वेज से ही सिखा रहे हैं, अगर उदाहरण लें कि इंग्लिश है टारगेट लैंग्वेज, तो इंग्लिश को जब इंग्लिश से ही सिखाया जाए, यानी हिंदी बोल के इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है, इंग्लिश का ही प्रयोग करके, इंग्लिश की मूवीज देख रहे हैं, इंग्लिश में ही बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तब ये प्रत्यक्ष मेथड हो जाता है, यानी डायरेक्ट मेथड हो जाता है। तो ये है व्याकरण से आगमनात्मक विधि, ना। मौन पठन, लिखित साहित्यिक भाषा, देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे। व्याकरण अनुवाद, यानी इसको हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी आप मान लीजिए जैसे हिंदी मीडियम वाले व्याकरण सीखते हैं तो उनकी किताबों में भी हिंदी में लिखे हुए होते हैं रूल्स इंग्लिश के, यानी आपकी जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेटेड होती है पूरी सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ आगमनात्मक तरीके से भाषा सिखाई जाएगी, ये व्याकरण सिखाया जाएगा, ये प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से सिखाया जाता है, यानी जो ग्रामर है वो आपकी इंडक्टिव मेथड के ढंग से सिखाई जाएगी कि लैंग्वेज को यूज करके आप सीखते हैं, प्रत्यक्ष भाषा यानी डायरेक्ट लैंग्वेज। तो अब आपको डायरेक्टली रूल्स अलग से नहीं याद कराए जा रहे हैं जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन में हो सकता है, यहां आप प्रत्यक्ष विधि में इंडक्टिव लॉजिक से सीख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या है? नोन टू अननोन, एग्जाम्पल टू रूल। जब आप भाषा बोल रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप ग्रामर भी सीख लेते हैं, आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कम गलत होते होंगे इंग्लिश के मुकाबले, क्योंकि आपने वो डायरेक्ट मेथड से या प्रत्यक्ष विधि से सीखी है कि भाषा डायरेक्ट बोल बोल के सुन करके सीखी है हिंदी, और उसका ग्रामर यानी व्याकरण संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में सीख लिया बिना नियमों के रटे, ठीक है बात। तो ये इंडक्टिव मेथड से आप व्याकरण सीखते हैं, किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि के बारे में दो चीजें हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में, कि एक तो इंडक्टिव मेथड से यानी कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाई जाती है, दूसरा मदर टंग का यूज नहीं होता है, यहाँ पे मातृभाषा का इस्तेमाल वर्जित है,
तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि है जिसमें मदर टंग को यूज नहीं कर सकते, तो मदर टंग को यूज डायरेक्ट मेथड में नहीं किया जाता। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको सुन लीजिए एक बार, फिर आगे हम स्पीड में चलेंगे जब हमने ये बेसिक फंडामेंटल सही कर लिए होंगे। तो मदर टंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड में। व्याकरण अनुवाद पे आएंगे अभी, ठीक है। फिर वेस्ट मेथड, ये डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड भी कहते हैं इसको रीडिंग का। इसमें मौन पठन होता है। क्या होता है? मौन पठन, यानी साइलेंट रीडिंग होती है। बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन, यानी वो समझ के जो है सीखे चीजें कॉम्प्रिहेंड कर पाए, इस चीज पे फोकस यहां होता है। ये डॉक्टर वेस्ट के साइलेंट रीडिंग, इसमें न्यू मेथड में साइलेंट रीडिंग पे फोकस किया जाता है। बात सही है कि नहीं है? तो डी का हो गया क्या? सेकंड। तो डी का सेकंड अगर आप देखें यहां भी है, फर्स्ट का फर्स्ट था ही, बी का 4 है ही, सी का ऑप्शन ही बचा क्या? लिखित साहित्यिक सामग्री। यहां आपको प्रॉपर, क्योंकि लिखने पढ़ने पे जोर ज्यादा रहता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं सही, यही एकमात्र सही उत्तर रहता है यहां पे, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो संप्रेषणात्मक भाषा यानी कम्युनिकेट करके, भाषा का इस्तेमाल करके भाषा सीख रहे हैं, बहुत नेचुरल तरीका है। प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट उसी भाषा में बातचीत करके आप वो भाषा सीख रहे हैं। स्कूल में जनरली डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल खूब किया जाता है, इसमें मदर टंग यूज नहीं करते हैं। व्याकरण अनुवाद में आप ग्रामर ट्रांसलेशन होता है, आपको बहुत सारी लिखने पढ़ने की चीजें दी जाएंगी, रूल्स सीखेंगे, ट्रांसलेट किया जाएगा उनको मदर टंग में, ठीक। डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड में जो है साइलेंट रीडिंग होती है और आप कॉम्प्रीहेंड करके सीखते हैं, यानी जब आप साइलेंटली पढ़ते हैं तो आपका एक तो पेस ऑफ स्पीड लर्निंग है, यानी सीखने की गति बढ़ जाती है, क्योंकि समय व्यर्थ नहीं हो रहा बोल बोल करके पढ़ने में, है ना। और आप गहरी तरीके से समझ पाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आपका अच्छा होता है, भाषा को समझ बेहतर पाते हैं। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको चीजें बताई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा एक क्वेश्चन इस पे भी आता ही है। तो इन चारों में से एक किसी ना किसी पे जरूर क्वेश्चन आ जाएगा, अगर इस तरह से नहीं भी आया कॉलम मैच करने वाला तो जरूरी सेशन है, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोई, फर्स्ट ऑप्शन 89% लोग कह रहे हैं। राहुल ये हटा दो ना, ये क्लास 9:30 बजे करेंगे, लगा हुआ है अभी तक, देख लिया करो। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला है पठन वैकल्य यानी पढ़ने में कठिनाई या रीडिंग डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया पठन विकार है। बिल्कुल सही बात है। डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक। अगर और आगे लेके जाएं तो रीडिंग और राइटिंग दोनों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा भी गलत। अगर जरूरत पड़े, आपके पास ऑप्शन ही ना हो पेपर में, तो रीडिंग और राइटिंग यानी लिखना पढ़ना दोनों से संबंधित विकार डिसलेक्सिया हो सकता है। प्रीमैरिली मुख्य रूप से ये पठन संबंधी विकार है, जो तारे जमीन पर में आप ईशान अवस्थी को देखते हैं कि उसको पढ़ने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया, ये डिस्ट्रैफिया लिखा हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रैफिया लिखा हुआ है, लेखन विकार है। डिस्ट्रैफिया तो ऐसा सच नहीं होता, बस मेरे ख्याल में ये जो है डिस्ग्राफिया की ही बात कर रहे होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। यहाँ तो ये लेखन विकार है, चलो ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया, अगेन ये पठन विकार नहीं है। डिस्ग्राफिया जो है वो पठन विकार नहीं है, लेखन वैकल्य जिसको हम कह रहे हैं ये लेखन विकार है। ग्राफ का मतलब ये राइटिंग से संबंधित है। पठन वैकल्य यानी पढ़ने से संबंधित विकार डिसलेक्सिया, लेखन विकार है, ये कहना भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट में हैं जो सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, जो कि आप लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 80%। नहीं, गलत जवाब। ए और बी और डी, नहीं, ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। ए और बी है कहीं पे, थर्ड ऑप्शन। देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसमें तो आप लोगों ने सबने गलत जवाब दे दिया। कितना? 14% देखो इतना आसान सवाल है ये, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये सवाल पूछ लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप इसको गलत कर दे रहे हैं। और फिर कई लोग आएंगे आसान सवाल करा रहे हो। पेपर में आने वाले सवाल हैं, आ चुके हैं नए तरीके से, या तो आ सकते हैं, सिलेबस पे पैटर्न बिल्कुल सेम है ना, और फिर वो आकर के कहेंगे आसान सवाल है, और फिर इसमें 14% लोग सही जवाब देंगे। देख रहे हो, पता नहीं क्यों 67% लोग अभी भी लगे हुए हैं पहले ही ऑप्शन पे कि सिर्फ ए सही है, ए सही है। भाई यहाँ लेखन वैकल्य लिखा तो है, अगर ब्रैकेट में डिस्ट्रैफिया ही लिख दिया इन्होंने तो क्या फर्क पड़ता है? आपको कॉन्टेक्स्ट में देखनी है ना चीजें। तो ये डिस्ग्राफिया ही है वो क्योंकि यहाँ पे तो लेखन वैकल्य ही लिखा हुआ है ना, तो लेखन विकार है, लेखन वैकल्य लेखन विकार है। तो जब आपको सेम चीज कही हुई है तो ब्रैकेट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्यों होगा यहाँ सही, है ना। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि पठन वैकल्य, अगर मान लो ये लिखा ही ना होता, पठन वैकल्य ही लिखा होता, तब भी तो बात सही थी कि पठन वैकल्य पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया। लेखन वैकल्य डिस्ट्रैफिया लिखा हुआ है, हिंदी में कई बार हो जाता है डिसफेजिया ही है, वो डिसग्राफिया ही है ये, ठीक है। तो ये लेखन विकार है, क्योंकि यहां पे भी तो सेम ही लिखा हुआ है उन्होंने, लेखन वैकल्य पठन विकार है, पठन विकार नहीं है भाई, राइटिंग है। तो ए और बी दोनों सही हैं। ये थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होता है जवाब क्या कहना चाहता है। चलिए खैर, आया हुआ सवाल है ये, मैंने ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा हो गया हो कि
पूछा नहीं जा सकता ऐसे, या इतनी छोटी मोटी गलतियां नहीं हो सकती, वो भी करते हैं पेपर में। तो ये ज़रूरी हैं कुछ चीज़ें जिससे आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो। नहीं, पेपर 1 के लिए नहीं है ये, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए है। 15 नंबर की पेडागोजी, मिक्स क्वेश्चन है, और वो सिलेबस सेम ही है, कोई अलग से नहीं है। पेपर 1 का पेडागोजी का सिलेबस या पेपर 2 का पेडागोजी का सिलेबस हिंदी का सेम है सबके लिए, ठीक है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देखते हैं। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन नंबर, यह है एकाडमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। एकेडमिक लैंग्वेज में आपकी क्या हो जाए, आवश्यक निपुणता, यानी मास्टरी हासिल हो जाए। एकेडमिक्स पढ़ के आप समझ पाएं, एकेडमिक लैंग्वेज जो आप किताबों में पढ़ने वाली भाषा है, किताबों की भाषा है, उसको समझ पाएं। जो सीखने में स्कूल में जो यूज होती है लैंग्वेज, उसको आप समझ पाएं ये कौन सी भाषा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें 60% लोग सही जवाब बिल्कुल दे रहे हैं। ये अंतर्भाषा निपुणता नहीं है कि आप 2 भाषाओं में बहुत निपुण हो गए हैं या एक से दूसरी भाषा सीखने की तरफ जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में आप कुछ शब्द यूज कर रहे हैं, वो होती है अंतर्भाषा। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बिक्स जिसको कहते हैं। तो देखिए, बिक्स तो कम्युनिकेशन वाली भाषा है कि आप जो आम बोलचाल में भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बिक्स कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। सुनना बोलना, जो नॉर्मल आम भाषा आप यूज करते हैं बोलचाल में, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है ना। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के काम आएगा, तो ये तो नहीं है। ये एकेडमिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो किताबों में इस्तेमाल हो रही है या स्कूल में पढ़ाई लिखाई में एकेडमिक्स में इस्तेमाल हो रही है। संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता नहीं है, दिस इज संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। कैल्प कॉग्निटिव लैंग्वेज है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं उसको, कि आप जो एकेडमिक लैंग्वेज है उसमें प्रोफिशिएंट हो जाएं, समझ रहे हो। तो ये कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। तो अगर पूछे एकेडमिक भाषा लिखा हो तो यहाँ नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा पे पकड़ की बात करें तो बुनियादी अंतर्वैयक्तिक कौशल बिक्स कहते हैं, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब लैंग्वेज टीचिंग की बात करती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एक कथन सही नहीं है, फटाक से जवाब देंगे आप और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कहता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज की पढ़ाई करना। ये सही है कि गलत है, एनईपी के अकॉर्डिंग आपको याद करना है कि एनईपी कराया हुआ है, पुराने सेशंस भी देख सकते हो, सब काम के हैं, सिलेबस बदला नहीं है सीटेट में कोई, समझ रहे हो। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा या घर की भाषा का अध्ययन, हाँ भाई मदर टंग के यूज की बात हुई है कि त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि मदर टंग सिखाओ बच्चे को। पूरा नहीं बताऊंगी नहीं तो आप पकड़ जाओगे, गलत जवाब दे रहे हो खुश हो जाओ, शाबाश, भर भर के गलत जवाब दे रहे हैं। 46% लोग जो कि मेजोरिटी है 4th ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है जवाब। 4th ऑप्शन सही नहीं है, आएंगे अभी उस पर। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा या घर की भाषा का अध्ययन, यस। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ठीक है। कोई ऐसी बुरी बात तो है नहीं कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इंडियन लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। जो आपकी कोई भी 22 भाषाएं जो हैं जिसमें हम बात करते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है तीसरी लैंग्वेज के रूप में। फिर अगर हम बात कर रहे हैं त्रिभाषा, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है कि मदर टंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, क्यों भाई मना कर रखा है कि इंग्लिश को, कि नहीं पढ़वा सकते, इंग्लिश पढ़ा सकते हो भाई, किसने कहा कि इंग्लिश को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये गलत हो गया। कहाँ कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत दुख की बात है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, सही क्यों है अभी आएंगे, क्योंकि मैं ये पढ़ चुकी थी तो मुझे पता था 4th तो नहीं होगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज की स्टडी की बात नहीं की गई है। क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा, जिसका एक एग्जांपल है संस्कृत, उसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की बात की गई है, वैकल्पिक विषय के रूप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो 1964, 1966, 1964, 66 से सेम है, वो थोड़ी बदल गया एनईपी में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एज इट इज फ्लेक्सिबली यूज करने की बात की गई है एनईपी में। ऐसा नहीं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हो रातों रात। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत तो ये बात होती ही नहीं है कि शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कराओ आप। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडियन और भी इस तरह की भाषाएं, संस्कृत उसमें से एक एग्जाम्पल है, इनको वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, मिडल स्टेज पे 6th to 8th के स्टेज पे। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ सकते हैं, ऑल्टरनेटिव के रूप में आप पढ़ सकते हैं, बट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में शास्त्रीय भाषा का जिक्र नहीं होता। ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं लिखा हुआ है। कैसे कर रहे हो भाई, मत करो ऐसे,
पढ़ लो ध्यान से, समझ लो। आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप रात और दिन यूट्यूब पे बैठे रहते हो या फिर सिर्फ वीडियोस देखते रहते हो, खुद से सवाल कर नहीं रहे हो, या तो गलत कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं जिसके चलते इतने आसान सवाल गलत हो जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ये 3 भाषाओं की जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं मदर टंग पहली भाषा, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज, जो भी बच्चे की मातृभाषा है उसमें आप प्राइमरी तक की शिक्षा दो, और उसके बाद भी अगर जब तक पॉसिबल है, एलिमेंट्री में भी अगर पॉसिबिलिटी है, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कि 3 भाषाओं को पढ़ाओ आप। ठीक, फिर बात आती है यहां पे मदर टंग यदि आपकी हिंदी है तो सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक, चलो लिख लिया हमने। तो इंग्लिश पढ़ाने की क्या बात नहीं हुई? हुई है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं त्रिभाषा में तो इंग्लिश की बात ही नहीं हुई, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये बात तो सही थी, और अगर आप इसको गलत मानने लगेंगे तो गलत है, वो नहीं पूछा था। अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड, तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। जो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उनमें से कोई भी लैंग्वेज तीसरी लैंग्वेज हो सकती है। अगर पहली भाषा मातृभाषा है, मातृभाषा हिंदी है, तो हम कहेंगे चलो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ लो। मातृभाषा यानी मदर टंग मान लेते हैं हम बच्चे की गुजराती है, तो हम सेकेंड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कुछ उसको दिला देंगे। और तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि जिससे हम सीधा डुबकी मार जाएं, आसान क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है काफी। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा नो, क्लासिकल लैंग्वेज, ये इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम ही आएगा, क्लासिकल लैंग्वेज ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, ना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है। यानी क्लास 8 की टीचर हैं, एक पाठ्य सामग्री, एक कंटेंट है किसी लेसन का, के 5 वाक्यों को, यानी एक चैप्टर के 5 सेंटेंसेस को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती हैं। 2 बार अंग्रेजी में पढ़ा, रिपीट किया यानी 2 बार, और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती हैं। अब देखो, ये क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी से ट्रांसलेटेड है, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस पेपर में ऑफिशियली ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ट्रांसलेट करके ही, तभी अंग्रेजी लिखा हुआ है, नहीं तो यहाँ हिंदी भी लिख सकते थे। समझ रहे हो? तो इंग्लिश पेडागोजी अगर किसी की अच्छी है, उसकी हिंदी पेडागोजी बाय डिफॉल्ट अब अच्छी हो जाएगी। स्थिति ऐसी बना दी है उन्होंने सीटेट में। ठीक, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। ठीक है, श्रवण पे फोकस है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है, यानी 4-4 के ग्रुप बना दिए कि अब बच्चे 4-4 के ग्रुप में करेंगे काम, कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें, फिर से रीराइट करें, जो उन्होंने सुना है, जो टीचर ने पढ़ा है और बच्चों ने सुना है, उसको रीराइट करें, जो एकदम मूल जैसा ना हो, यानी बिल्कुल जैसा बताया था टीचर ने एज इट इज ना हो, उसमें वो अपने पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, यानी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पैराफ्रेजिंग वर्ड याद रखिएगा, पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किया है, टर्म यूज किया है ना। सेशन कम होते हैं, क्वालिटी सेशंस होते हैं। देखिएगा, तो जो एकदम मूल जैसा ना हो, इस गतिविधि को क्या कहेंगे? अब इसमें हमारी भर भर के गलतियां होना निश्चित है। जब पहली बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो एक बार कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी क्रिएट हुई। देखिएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें कह रहे हैं लोग, जो कि पहली बार में ऐसा ही लगता है कि यही होगा, बट ये गलत है जवाब। 67% लोग ये जवाब दे रहे हैं। लेखन कार्य नहीं, लेखन कार्य तो ये नहीं है सिर्फ, क्योंकि सुनने पे बहुत जोर है। अनुच्छेद श्रुत लेख भी नहीं है कि सुन के सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने को कह दिया गया हो। बच्चे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, खुद से सोच भी रहे हैं। ठीक, अब या तो ये थर्ड है या तो ये फोर्थ है। अब मैंने आपको बता दिया थर्ड गलत मान लिया, तो फोर्थ ही बचा है। सारे सवाल गलत कर रहे हो आज, कोई बात नहीं, गलती मैटर नहीं कर रही यहां। आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपने ठीक कर लिए, मैं बोल रही हूं सिर्फ आज के सेशन से आप मैक्सिमम क्वेश्चन 15 में से अटेम्प्ट कराएंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। सिर्फ क्वेश्चन सही गलत पे फोकस नहीं करना है अभी, वो आप छोड़ दो, क्योंकि वहां आप गड़बड़ कर रहे हो अभी। देखो एक बार, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ऐसे दे दिए इन्होंने कि इसमें कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, और ये अगेन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने प्रॉपर इसका निकाल के कहां से जो अपने पास पड़े हुए पेपर्स थे, आंसर की, ऑफिशियल आंसर की निकाली, काफी मेहनत लगाई और पाया, क्योंकि मुझे ये लग ही रहा था, ये पढ़ के ऐसा ही लगता है कि सामूहिक श्रुत लेख है, कि भाई बच्चे जो है ग्रुप में सुन करके लिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में लेखन कार्य नहीं, श्रवण कार्य है, कि सुनना यहां पे मेन एक्टिविटी क्या है, श्रवण कार्य। ऑफिशियल आंसर है, इनफ वेरिफिकेशन मैं कर चुकी हूं, उसको गलत नहीं कह सकते बिल्कुल भी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये गलत है, क्योंकि ये गलत नहीं है। अगर उन्होंने ये चूज किया है, वो चाहते, यानी ऑफिशियल सीबीएसई चाहता तो थर्ड को चूज कर सकता था, बट क्योंकि की पॉइंट जो है इसमें वो श्रवण पे ही है फोकस, तो श्रवण कार्य उन्होंने चूज किया, और इसमें कोई भी कुछ भी कर लो, जवाब इसका यही रहेगा अगर दोबारा भी क्वेश्चन आया तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर से मैं आपको समझा देती हूं कि ये क्यों है।
अब इस बार थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना पढ़ने का। पेडागोजी क्वेश्चन में यही होता है कि टीचर ने या एग्जामिनर ने जिस पीओवी बोलते हो ना आजकल, जेनजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाते हैं। समझ रहे हो? चलो फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको, आ जाओ वापस। ये फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा, ये तो हटा दो आप, कि कोई पैराग्राफ देख के राइटिंग हो रही हो या सिर्फ लेखन कार्य हो, सुनने पे फोकस ना हो, ये तो है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाते हैं। कक्षा 8 की अध्यापिका यानी 8th क्लास की टीचर है, एक पाठ्य सामग्री को 5 वाक्य उठाती हैं, यानी 5 सेंटेंसेस उठाए और 2 बार इंग्लिश में पढ़ा उन्होंने। और शिक्षा, यहां इंग्लिश मैटर नहीं कर रही क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में पढ़ती तो बात सेम ही होती। और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहा। किस पे जोर है? सुनने पे, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में यानी 4-4 के ग्रुप्स में बांटने को कहा कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें। पढ़ी गई मतलब टीचर के द्वारा पढ़ी गई, बच्चों ने नहीं पढ़ी है, बच्चों ने सुना है इसको ध्यानपूर्वक। तो फोकस किस पे है? लिसनिंग वर्क पे है, लिसनिंग एक्टिविटी है ये, ठीक। तो जो पढ़ी गई सामग्री है टीचर के द्वारा, उस सामग्री का पुनर्लेखन करें, यानी इस कंटेंट को रीराइट करें अपनी भाषा में। और श्रुत लेख में जनरली हम देखते हैं कि जो सुना गया है वही लिखा जाता है ना। कलेक्टिव, अगर आप इसको देखें, कलेक्टिव डिक्टेशन कहेंगे अगर हिंदी में देखें तो, और इसको पैराग्राफ डिक्टेशन कहेंगे। तो कलेक्टिव डिक्टेशन में मेजरली हम चाहें तो वो कर सकते हैं। कलेक्टिव डिक्टेशन में श्रुत लेख क्या होता है? डिक्टेशन होती है, बचपन में किया होगा आपने, इमला बोलते थे हम, है ना, कि जो टीचर ने बोला एज इट इज आपने सुन करके लिख दिया, श्रुत लेख है ये, डिक्टेशन है। तो डिक्टेशन में जनरली जो सुना होता है वैसा का वैसा ही आप लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये कलेक्टिव डिक्टेशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पे वैसा का वैसा नहीं लिखना है, एक तो पुनर्लेखन करना है जो एकदम मूल जैसा ना हो, जो जैसा बोला गया वैसा नहीं, अपनी भाषा में कुछ नया रीराइट करना है। तो सुनने पे फोकस है और राइटिंग पे फोकस है, लेकिन ऑप्शन एक ही बचता है हमारे पास, श्रवण कार्य का, कि मेजरली अगर देखा जाए तो ये एक्टिविटी सुनने से रिलेटेड है। अगर ध्यान से नहीं सुना होगा बच्चों ने तो वो ठीक से नहीं लिख पाएंगे, अपने तरीके से नई कहानी नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए श्रवण कार्य इसका सही उत्तर है। मैंने नहीं कहा, सीबीएसई ने कहा है, सीटेट ने कहा है, ऑफिशियल है और सही भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत हो जाता तो मैं कह देती चलो चैलेंज कर देते हैं मिलके, होता उससे भी कुछ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर वो मान रहे हैं 4th ऑप्शन तो सही है। अगर ये मान भी लेते थर्ड, तो हम ये नहीं कहते कि ये 200% गलत हो गया थर्ड, क्योंकि कलेक्टिव डिक्टेशन में जरूरत पड़ने पे हम चेंज करा सकते हैं। बट ज्यादा अप्रोप्रिएट इनके लिए यही है कि फोकस जो है इस एक्टिविटी में वो 4th का है। तो श्रवण कार्य यानी लिसनिंग वर्क है ये, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कलेक्टिव डिक्टेशन तो हम ये मान के इसको ऐसे समझेंगे कि डिक्टेशन में जनरली जो सुनते हैं वही लिखा जाता है, जबकि यहां पे चेंज करने को कहा गया है। तो ये लिसनिंग वर्क है, इसको हम मान रहे हैं। होपफुली ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है। देखिए किस टाइपोलॉजी का प्रश्न है, ये पढ़ो आप पहले, यहां तक, ये यहां तक, ठीक। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। यानी कोई कहानी पढ़ी एक बच्ची की, जब आपने उसकी कठिनाई और उसके साहस को, मान लीजिए आपने मलाला यूसुफजई की कहानी पढ़ी और आपने देखा यार हाँ ब्रेवरी की कहानी है, कठिनाई की कहानी है, ठीक है, और आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है आपको। तो अब ये किस प्रकार का, यह प्रश्न किस प्रारूप या टाइपोलॉजी का है, ये कहना क्या चाहता है, ये किस तरह का प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं आपसे। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 56% लोग। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, रिपीटेडली पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, खूब पूछा है, प्रीवियस ईयर कभी उठा के देखना, भर भर के एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस, कम से कम एक क्वेश्चन 15 में से आता है एक्स्ट्रापोलेशन का, ठीक है। अगर यहां पे ये कह दिया होता कि जो कहानी है उसमें कुछ अपना विस्तार करो, एंडिंग चेंज करो, तब भी एक्स्ट्रापोलेटिव ही हो जाता, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, जो एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या विस्तार करने वाले प्रश्न होते हैं पाठ का, वो चिंतन पे फोकस करते हैं व्यक्ति के या बच्चे के। तो जब सोचने पे मजबूर किया जा रहा है तो वो एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो इसमें 64% लोग फाइनली सही जवाब दे पा रहे हैं, जो क्योंकि अब मैंने बता ही दिया है। तो ये अभिव्यक्ति परक प्रश्न नहीं है कि बच्चा अपना एक्सप्रेशन करिए। आपको ऐसा लग सकता है कि पत्र लिखना है मतलब हमें खुद से एक्सप्रेस करना है। अगर पत्र वैसे ही लिखना होता, ये नहीं कहानी बताई होती कि आपने एक कहानी पढ़ी, उसके बाद उस कहानी में उस कैरेक्टर की मनोदशा को देखते हुए, एम्पैथाइज करते हुए, तब आपको एक लेटर लिखना है। डायरेक्ट किसी आपके मित्र को लेटर लिखने को कह दिया होता तो हो जाता अभिव्यक्ति परक कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए
कहानी पे चिंतन प्रक्रिया, चिंतन मनन करने के लिए, सोचने के लिए, जोर देने के लिए पत्र लिखवाया जा रहा है, ना कि आपके मन के एक्सप्रेशन के लिए। समझ रहे हो बात को, कितना माइन्यूट अंतर है। तो ये अभिव्यक्ति परक क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति के लिए नहीं है, पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, पाठ पे चिंतन मनन के लिए है ना। तो ये पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है, या एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस, हम ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं जो आपके टॉपिक पे बेस्ड हो, और आपको जैसे कहानी, लास्ट में आपको कहानी की एंडिंग चेंज करने को कह दिया जाए, उस पर सोच करके कुछ विचार करके कुछ नया लिखने को कह दिया जाए, तो जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके आगे आपको उस पर चिंतन करने को कहा जा रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, ये वैसा प्रश्न है। तो पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है ये। कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा शब्दों में 120 शब्द देख के आपका मन करे अरे दीर्घ है, ये तो दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न हो गया। पढ़ के पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझना है। विमर्श संबंधी प्रश्न है, विमर्श कोई आपस में चर्चा थोड़ी हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही ठीक से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे होंगे तो आप पकड़ पा रहे होंगे कि एक एक शब्द गेम बदल देता है आपके हिंदी पेडागोजी में। पहले से मुश्किल हुई हैं चीजें, सिलेबस बेशक सेम है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, पढ़ने का तरीका डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप के क्वेश्चन है, इंग्लिश पेडागोजी में भी आते हैं खूब, क्योंकि पाठ है सेंटर में और उसके आधार पर सोचने को कहा गया है, तो एक्स्ट्रापोलेटिव है। अगर पाठ नहीं होता, इन जनरल कुछ लिखने को कहते तो अभिव्यक्त्यात्मक हो जाता, बड़े ज्यादा शब्दों में लिखने को कहते तो दीर्घात्मक हो जाता, तो और कोई ऑप्शन यहां बचता नहीं है। माइन्यूट डिफरेंस मैं आपको बता करके चल रही हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सोशल साइंसेज की क्लास है, सोशल स्टडीज की क्लास है, और जो कक्षा में दिया गया वक्तव्य है, जो बातचीत हो रही है, जो बात कही गई है, उससे मुख्य बिंदु समझने की बात कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? यानी जो भी बातचीत क्लास में हुई, जो भी वक्तव्य हुआ, उससे मुख्य बिंदु तक आप पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसका अपना एक केस का मीनिंग क्या होगा, देखना शौर्य का फोन आ रहा है, और इसका मीनिंग क्या होगा, यानी ये कहना क्या चाहता है, पूछ लो ना, मैसेज करके पूछ लो, कहना क्या चाहता है। अच्छा, कहना क्या चाहता है ये बताइए। सॉरी, शौर्य का नहीं था। एनीवे, तो इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। सब अपने अपने जवाब दे रहे हैं। ये अध्ययन कौशल कहलाएगा, है ना। ये संज्ञानात्मक कौशल नहीं है, कोई ऐसी कॉग्निटिव थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात यहां नहीं हो रही। आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, थोड़ा सीडीपी से निकल करके लैंग्वेज पेडागोजी पे आओ, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने के लिए, मुख्य बिंदु क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, ठीक है। लिख रहे हैं मुख्य बिंदु, सिर्फ मुख्य बिंदु समझने पे छोड़ देते कुछ और बात होती। मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, ये स्टडी स्किल्स में आता है, नोट्स बनाना, है ना, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये नोट मेकिंग, नोट टेकिंग आते किस में? स्टडी स्किल्स में आते हैं। स्टडी स्किल्स क्या होती हैं? नोट्स बनाना, सुनना, समझना, अपने शब्दों में लिखना, अध्ययन कौशल। तो ये अध्ययन कौशल में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि फोर्थ जो लगे पड़े आप लोग 53%। संज्ञानात्मक कौशल ये तब होता जब वो अपना ही कुछ सोच के लिख रहे होते। जो वक्तव्य हुआ है यहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं लगी, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच के कुछ मुख्य बिंदु अपनी मर्जी से बना दिया है। जो सुना है उसी के बेसिस पे बनाएंगे और लिखेंगे। तो ये स्टडी करने की एक स्किल है कि आपने नोट्स पढ़े और आप अपने पॉइंट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं। तो ये अध्ययन कौशल है, ये संज्ञानात्मक कौशल नहीं है। संज्ञानात्मक कौशल तब होगा जब आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग का कुछ प्रयोग कर रहे होंगे, समझ रहे हो। तो लेखन कौशल तो ये नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लिख रहे हैं तो लेखन कौशल हो गया। सुन रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कोर क्या है, क्वेश्चन सेंट्रली क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो ये अध्ययन कौशल में आता है, क्योंकि मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। ये आपकी नोट मेकिंग, नोट टेकिंग में आता है। नोट मेकिंग जब आप खुद से बना रहे हैं पढ़ पढ़ के, नोट टेकिंग जब आप लेक्चर के चलते खुद से जो लेक्चर में कहा जा रहा है उसके मेन मेन पॉइंट्स लिख ले रहे हैं। तो जो लेक्चर में कहा जा रहा है वक्तव्य, उसके मेन मेन पॉइंट्स को आप लिख रहे हैं। दिस इज नोट टेकिंग ओनली। और ये क्या है? अध्ययन कौशल है। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करते तो मैं कहती कॉग्निटिव स्किल है, ये संज्ञानात्मक कौशल है, क्योंकि आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद की फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग लग रही है। एनीवे, तो ये ओरिजिनल थिंकिंग लग रही है, वैसा तो नहीं हो रहा ना। तो ये स्टडी कौशल है, क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बैठे हैं और स्टडी कर रहे हैं, और ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। इमेजिन करके देख लो क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं? अब एक क्वेश्चन इन स्टेप्स पे भी आ जाता है कि आप भाषा को अच्छी तरह लिखना सीखने में कौन सी प्रोसेसेस शामिल हैं। तो मानस मंथन, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, बच्चे ग्रुप में सोच रहे हैं कुछ, मानस मंथन तो चारों जगह है, तो कैसे आप ढूंढोगे? फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, रूपरेखा, यानी आप एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मंथन से सीधा रूपरेखा, अभी पहले कुछ चूज तो करोगे, कुछ और तो करोगे। फर्स्ट ऑप्शन आंख बंद करके बिल्कुल तुक्का लगा देते हो। 63% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। पढ़ तो लो भाई पूरा। मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु बाद में आया। अच्छा, भाई जब आप
ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो ग्रुप में बैठ करके किसी एक प्रॉब्लम पे या आइडियाज सोचने को कहा जा रहा है। अब इसमें से जो जरूरी, और ये फ्री फ्लो में होते हैं ब्रेनस्टॉर्म, यानी बारिश हो रही है आइडियाज की ब्रेन से, ग्रुप में बच्चे अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं। अब इसमें से जो काम के आइडियाज होंगे उनको नोट किया जाएगा मुख्य बिंदु। तो ये मानस मंथन के बाद मुख्य बिंदु आना चाहिए था। इतनी दूर बाद अगर मुख्य बिंदु आएगा तो कैसे चलेगा। तो मानस मंथन के बाद अगर मुख्य बिंदु आपको कहीं दिख रहा हो, तीनों जगह दिख रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हट ही जाएगा एटलीस्ट। तो फर्स्ट तो नहीं होगा जो आप आंख बंद करके लगे पड़े हैं। ठीक, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, चलो ठीक है। प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, और भाई पहले रूपरेखा तैयार करोगे कि पहले प्रारूप लिख लोगे? पहले रूपरेखा तैयार करोगे, एक आउटलाइन तैयार करोगे, बाद में ड्राफ्ट बनाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन रूपरेखा और अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, चलो ठीक है, दोनों सही है। यहाँ पे ये भी सही है, फर्स्ट ये भी सेम है, सेकंड ये भी सही है, ये भी सही है। मुख्य बिंदु नोट कर लिया जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मानस मंथन किया, फिर प्रारूप बनाया। नहीं भाई साहब, प्रारूप बाद में बनेगा, पहले रूपरेखा एक आउटलाइन तैयार करेंगे, फिर आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि लिखना उसको प्रॉपर, एक ड्राफ्ट बनाया आपने, पहले आउटलाइन बनाओगे कि भाई ये परफॉर्मा है, ये है, ठीक, फिर अंतिम स्वरूप दोगे। अंतिम स्वरूप से पहले अगर प्रूफ रीडिंग लिखा होता तो वो भी सही हो जाता। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है टोटली। इसमें स्टेप्स तो ये कितने भी डाल देते हैं, है ना, कोई लिमिटेड स्टेप्स नहीं है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स हैं राइटिंग में। तो मानस मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग, मुख्य बिंदु आपने नोट किए यानी मेन पॉइंट्स, फिर आपने एक आउटलाइन बनाई, रूपरेखा, प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार किया और अंतिम स्वरूप दिया। अगर अंतिम स्वरूप से पहले प्रूफ रीडिंग दिया होता तो प्रूफ रीडिंग हो जाता कि फाइनल जो आपने लेटर लिखा है या जो भी चीजें आप लिख के आगे दे रहे हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ना कि कोई और। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है। ये क्वेश्चन अब आने लगा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑफ कोर्स, तो आप फटाफट से बताएंगे। बोल दे दीजिए राहुल, क्या गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है? आप में से कई लोग कह रहे हैं बाइलिंगुअल टीच करें। ये हम इंग्लिश पेडागोजी के लिए कर सकते हैं अगर आपका इतना ही मन है तो, बट मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ये बाइलिंगुअल डिस्कशन क्योंकि पेपर में बाइलिंगुअल नहीं आएगा और आपके पास हर क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं होगा कि आप अगर हिंदी पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश वाला पार्ट जा जाके देखते रहें, उतना समय होता नहीं है पेपर में। तो इस बात को लेके बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन अगर आप ट्रांसलेट करने बैठ गए हिंदी से इंग्लिश में, बार बार पेपर में पलटते रह गए तो पलटने में टाइम चला जाएगा। तो आपको आदत तो उसी भाषा में सॉल्व करने की होनी चाहिए कि अगर हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन तो हिंदी में ही सॉल्व कर पा रहे हो, बेशक वो ट्रांसलेटेड ही क्यों ना हो इंग्लिश से। समझ रहे हो बात को? तो वो आपको यहां तो ईजी हो जाएगा, पेपर में तो नहीं होगा ईजी। तो फर्स्ट ऑप्शन 57% लोग देखते हैं। अगर हम बात करें परभाषा यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है, तो भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। या विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति को, ये नीति वाली तो बात नहीं है, और ना ही ये जो है ये है कि भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि में अपना रूप बदलती हैं। तो या तो फर्स्ट है या थर्ड है। फर्स्ट 62%। फर्स्ट ऑप्शन से आपको इतना प्रेम है कि आपको लगता है कि जहां फर्स्ट लिखा हुआ है वो दुनिया का बेस्ट जवाब है ना। अगर फर्स्ट आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव ना लगे, या थोड़ा छोड़ दो, अगर मैं कहूं पूरा नेगेटिव ना हो फर्स्ट, तो सब आंख बंद करके फर्स्ट ही जवाब देना शुरू कर दें, है ना। कि अगर पूरी तरह से सामने से फर्स्ट ऑप्शन ईंट ही फेंक के ना मार रहा हो तब तक आप मना नहीं करते कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? चलो खैर देखते हैं। हमने क्या हटाए थे, 2 ऑप्शन हटाए थे कि कैसे रूप बदलती हैं भाषाएं और कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए। इससे ट्रांसलैंग्वेलिज्म का कोई भी लेना देना नहीं है। पर भाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है, तो भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। तो वो ट्रांसलेशन जैसी बात हो गई, बट पूरी तरह से उसको गलत नहीं कह सकते। हमें अब दोनों ऑप्शन में से ही चूज करना है कि कौन सा ज्यादा बेहतर है, उसके साथ जाएंगे। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। एक तरह से हम कह सकते हैं पेडागोजिकल टेक्निक है परभाषा व्यवहार, जो है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हैं। तो जो आपकी वो होती है ना मल्टीलिंग्वलिज्म, बहुभाषावाद, उसको सिद्ध करने के लिए एक टेक्निक है ट्रांसलिंग्वलिज्म, कि आप एक से दूसरी भाषा में चले जाते हैं इफेक्टिवली। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। अगर एक बच्चे को 4 भाषाएं आती हैं, आप उसको चारों भाषाओं में अपनी बात कहने के लिए अलाउ करते हैं, ये ट्रांसलैंग्वेजिंग है। ठीक है ना। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार, सिर्फ ये दूसरी भाषा तक सीमित नहीं है कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। यहां मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी आप ट्रांसलेट या फिर फ्लेक्सिबली स्विच कर सकते हैं
कि एक नहीं दूसरी या जितनी भी भाषाएं आती हैं, जो भाषा का मन करे वो भाषा बच्चा बोल सकता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इससे कहीं बेहतर ऑप्शन जो एग्जैक्टली ट्रांसलिंग्विज्म या ट्रांसलैंग्वेजिंग के बारे में बात करता है। ट्रांस का मतलब ये है कि यहाँ पे चेंज होने की बात हो रही है, तो कई सारी भाषाएं एक साथ फ्लेक्सिबली यूज हो पा रही हैं। ये टेक्निक है अपने आप में एक पेडागोजिकल। ध्यान रखिएगा, आगे फिर आएगा एक सवाल इस तरह का कुछ। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, ना कि फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए, यानी आपकी वोकैबुलरी एनरिच्ड हो, बेहतर हो, है ना। वोकैबुलरी से मुझे याद आया एक सवाल कि एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी और दूसरी होती है पैसिव वोकैबुलरी। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, उस पर हम आएंगे। सक्रिय शब्द संपदा और निष्क्रिय शब्द संपदा हिंदी में अगर कहें तो अभी तो आप पहले इसका जवाब दीजिए, फिर उसको, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कम से कम क्वेश्चन या जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें। हवा टाइट हो गया सबका, बहुत बढ़िया। जब वो तो स्थिति ये है कि मैं कभी भी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं कराती हूँ। जो पेपर में आने चाहिए आते हैं, पैटर्न है, लेवल है, वही तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। कि हार्ड क्वेश्चन हम इसलिए करें क्योंकि टीचर की ईगो सेटिस्फाई हो या आपकी ईगो सेटिस्फाई हो। उससे कुछ नहीं होने वाला कि 10% लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, अब वो मुश्किल क्वेश्चन भी कर लेंगे, जबकि पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 या 20 ही क्वेश्चन मुश्किल आने हैं, और जिसने पैटर्न में पढ़ाई की है वो मुश्किल क्वेश्चन भी कर लेगा। तो मिक्स्ड लेवल होना चाहिए कि इतने परसेंट मुश्किल, इतने परसेंट इजी। एनीवे 76% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी लग रहा है इस बार मुझे। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्लास में यूज करने लग जाए टीचर, तो इसको रियलिया कहते हैं। इंग्लिश में ये बहुत पहले से आता है, हिंदी में अभी आना शुरू हुआ है जब से ट्रांसलेशन शुरू हो गया है पेडागोजी में। नहीं तो इंग्लिश पेडागोजी में तो ये जमानों से आता है। आप कोई पेपर उठा लो, 2012, 13, 14 सब में मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। तो वास्तविक वस्तुएं या रियलिया कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स। जब क्लासरूम में लाया जा रहा है कि बच्चे की वोकैबुलरी बेहतर हो, कि जैसे मैं कभी भी बात करती हूँ तो अगर मैं बॉटल उठा करके या फोन उठा करके आपको इसको एग्जाम्पल के रूप में, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज कर ले रही हूँ, इसका मतलब ये रियलिया है, रियल ऑब्जेक्ट है जो क्लासरूम में पढ़ाने के लिए लाया गया है या क्लासरूम में हेल्प हो टॉपिक को और क्लियर करने के लिए लाया गया है। ठीक, तो ये बात एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई भी गलती आप लोग ना ही करें। शिक्षण सामग्री है, लेकिन शिक्षण सामग्री के अंदर भी ये वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहलाती हैं। तो आपको स्पेसिफिक आंसर पे जाना है। ये वैसा ही हो गया जैसा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था कि फर्स्ट पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास, देखो ऑप्शन वो सही होता है जो बाकियों से बेहतर हो या बाकियों को अपने अंदर कवर कर ले, इंक्लूड कर ले। वो भी उससे भी बेहतर कई बार वही हो जाता है जो स्पेसिफिकली पूछा गया है, जो सबसे बेहतर है। खाना पकाने के बर्तन, ये तो फालतू बात है, आपको पीछे का मतलब समझना है। पेडागोजी में जो सामने कहा जा रहा है उसके आगे जाना है, लिटरल मीनिंग से आगे जाना है, वास्तविक जीवन के कार्य नहीं। ये अब यहाँ पे एक्टिव वोकैबुलरी की जब हम बात कर रहे थे, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी, एक बार ये और देख लो। वोकैब यानी शब्द भंडार जिसको हम कहते हैं, है ना, शब्दों का भंडार जो आपके पास होगा, शब्द भंडार जो दैनिक जीवन में आप यूज करेंगे उसको हम एक्टिव कह देते हैं, है ना। वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी जिसको हम सक्रिय शब्द भंडार कहते हैं, एक्टिव वोकैब जो आप डेली जीवन में या बार बार आपके भाषा प्रयोग में यूज होते रहते हैं जो शब्द, वो एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं। भाई जितने भी शब्द आप जानते हैं, आपने पढ़े हैं डिक्शनरी से, पेपर के टाइम पे किसी सब्जेक्ट में पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि वो शब्द आप यूज भी करते हो। जैसे एक शब्द हम 11th-12th में पढ़ते थे मैथ्स में, आयोटा, हम नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, बट कुछ लोगों की एक्टिव वोकैबुलरी में वो शब्द होगा, अलग कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो आप जानते हो सकता है काफी सारे शब्द हो, लेकिन उसमें से यूज फिर भी लिमिटेड ही शब्द होते हैं जब आप दैनिक जीवन में यूज कर रहे होते हैं। तो जो लिमिटेड शब्द बार बार आप यूज कर रहे हैं वो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी है, या लिमिटेड नहीं, जितने भी शब्द आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं, सक्रिय रूप से आपकी भाषा में आते हैं, बोलते समय, लिखते समय, व्हाटएवर, तो वो एक्टिव वोकैब का पार्ट है। पैसिव क्या है? जो शब्द आप जानते हैं बट एक्टिवली यूज नहीं करते हैं, एक्टिवली यूज नहीं करते हैं। जैसे लिटरेचर पढ़ते समय एक शब्द का जिक्र होता था वर्मिलियन, जिसको सिंदूर कहते हैं, जनरली यूज नहीं होता हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में। हिंदी में बेशक होता होगा सिंदूर, ठीक है ना। तो ये पैसिव वोकैब वो है जो शब्द आप जानते हैं बट इस्तेमाल में नहीं है आपके उतने। एक्टिव वोकैब वो है जो आप जानते तो हैं, ऑफ कोर्स जानते तो दोनों को ही हैं, लेकिन आपकी दैनिक भाषा में यूज भी होते हैं ये शब्द। तो ये एक बेसिक सी बात है, पूछ लिया जाता है कभी कभी।